हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके पार्ट ए की थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट बी की थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है चेंज ऑफ फेज या स्टेट। देखिए, बेसिकली हम ये मानते हैं कि हमारा जो मैटर है वो तीन डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। आई नो आप जो काफी लोग होंगे ये भी कहेंगे प्लाज्मा स्टेट भी होता है, लेकिन अभी के लिए हम पहले ये तीन समझ लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह के स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक ही पर्टिकुलर मैटर को, मतलब एक ही मैटर को अगर हम चाहें तो तीन डिफरेंट स्टेट में हम उसको देख सकते हैं। उसके लिए हमें उसके टेम्परेचर को या उसके प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट फिनोमिनास दिख रहे होंगे इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, मतलब जब सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में होता है, उस टाइम जो टेम्परेचर होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपके डेफिनेशन के अंदर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लिखते हो कि द टेम्परेचर एट विच या द प्रोसेस एट विच आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम मेल्टिंग का नाम देते हैं। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो वेपराइजेशन कहा जाएगा। इसके रिवर्स जाते हैं, अगर हम जैसे कि गैस से लिक्विड है तो हम उसको कंडेंसेशन कहेंगे। अगर लिक्विड से सॉलिड है तो उसको फ्रीजिंग का नाम दिया गया। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो रहा है तो सब्लिमेशन का नाम देते हैं हम उसको। अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जो वाटर है जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब आइस होता है, वो भी एग्जिस्ट करता है लिक्विड के फॉर्म में, तो आप जानते ही हो। और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो उसमें से कुछ वेपर्स बाहर आते हैं, वो उसकी गैसियस स्टेट है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें तीन डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं। अब हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है बेटा वो है मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अब ये क्या चीज है, मैं आपको पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो रीड कर देता हूं। कहते हैं द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो जब एक सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना वो तभी हो सकता है जब वो हीट को एब्जॉर्ब करे। देखो, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। जितनी अमाउंट ऑफ हीट आइस एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होता है ना, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट वाटर को रिजेक्ट करना पड़ता है अगर उसने दोबारा आइस बनना है। तो ये बात अब समझना, ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, या मैं कहूँ अगर मोर प्रिसाइजली कहूँ तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम अपना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड कहते हैं। जैसे पानी के केस में हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपका जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? उसी तरह जो इसका रिवर्स है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। रिवर्स मतलब जब आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखो, द रिवर्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फेज, कैसे? हीट को रिजेक्ट करके। तो यहां लिखा है रिजेक्शन ऑफ हीट, और टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम? कांस्टेंट होगा। तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग या फ्यूजन। क्लियर हो गया? और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम एज ए फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो अगर आप कोई मुझे बोलता है कि पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूंगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है आपका। ठीक है। सो एक बात हमेशा याद रखना कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, उतना ही उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा दोबारा वाटर से आइस बनने के लिए, अगर मैं एक आइडियल केस की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में तो आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये दो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहते हैं कि
एक प्योर सब्सटेंस के केस में, मतलब कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो कहता है जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों आइडेंटिकल ही होते हैं। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वो प्योर स्टेट में है, उसमें कोई भी हमने इंप्योरिटी नहीं डाली है। ठीक है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर अ गिवन मास, अब यहाँ पे गिवन मास का मतलब क्या होता है कि जब मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पास मान लीजिए आइस है, ठीक है, और मैं 1 kg आइस ले लेता हूं सपोज, तो इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी है, तो मेरे पास 1 लीटर पानी ही होना चाहिए, उससे ज्यादा की बात नहीं आप करोगे, क्योंकि अगर आप 1 लीटर से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप ले लोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करना पड़ेगा अपने आप को आइस बनाने के लिए। तो हम हमेशा सेम मास के अंदर ये वाली बात बोलते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करके मेल्ट होगा उतनी ही हीट को रिजेक्ट करके ये दोबारा फ्रीज होगा, बट मास हमारा सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है दैट इज हीटिंग कर्व मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखिए ये जो चीज आप यहां देख रहे हो इस पे क्वेश्चन आ जाता है और ग्राफ बनाने को भी आ जाएगा, तो ये है क्या, मैं जरूर आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूं। एक्चुअली किया क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बीकर के अंदर आइस ले लिया गया, ठीक है, और हर 30 सेकंड के बाद उसके टेम्परेचर को नोट करते रहे। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 120 सेकंड्स मतलब लगभग 2 मिनट तक आपका जो आइस है वो पानी में पिघल रहा था, पानी में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब मेल्ट हो रहा था। उस दौरान उसका जो टेम्परेचर था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, 120 सेकंड्स तक भी वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। लेकिन जैसे आपका आइस पूरी तरह वाटर में मेल्ट हो गया, उसके बाद जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज होने लग गया, क्योंकि जो सराउंडिंग रूम टेम्परेचर है वो आपका लगभग मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक मेरे पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा और अपने टेम्परेचर को राइज करता रहेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कर्व आपको दिखाई देते हैं, एक ए बी वाला और दूसरा बी सी वाला। तो ए बी में क्या हो रहा है, ए बी हमारा जो कर्व है वो ये बताता है, ये वो कर्व है जिसमें आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इस आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ऐसा हो रहा है। जैसे बी पॉइंट पे पहुंचता है बी टू सी, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ उसके टेम्परेचर को राइज कर रहा है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये वाला जो पूरा पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। गुड। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास बेटा आता है द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। देखिए बात ये है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अगर आप देखो, चाहे आप अगर बात करते हो एक लेड की, चाहे आप वैक्स की बात करते हो, ये वो सब्सटेंसेस हैं, और नॉर्मली मैक्सिमम कह लो, मैक्सिमम सब्सटेंस क्या करती हैं, जब वो मेल्ट होती है ना तो वो एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। लेकिन आइस आइस एक मतलब कहते हैं ना एनोमलस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको पता है पानी का आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, उसकी वजह से हमें उससे उल्टा देखने को मिलता है। मतलब ये कि आइस जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करती है मेल्टिंग के दौरान। अब ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल में कहता कि जैसे मान लो मेरे पास 1 ग्राम मोल्टन वैक्स है जिसका वॉल्यूम है 1.166 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब ये कहता कि अगर मैं 1 ग्राम सॉलिड वैक्स ले लूं तो उसका वॉल्यूम होता है 1.61 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जब मैं उसको 64 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचराइज कर देता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि उसका वॉल्यूम 1.66 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाता है। तो जैसे आपका टेम्परेचराइज हुआ ये एक्सपैंड हुआ। लेकिन पानी के केस में ये देखा गया कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस था तब तो वो 1.091 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जैसे वो मेल्ट होता है ना उसका अब जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। मतलब ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन। तो प्लीज ये बात हमेशा याद रखना। फिर मेरे पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए सिंपल सी बात है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए कहते हैं
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस which contract on melting मतलब like ice decreases by the increase in pressure। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर मैं आइस के केस की बात हो रही है, सिर्फ अगर आइस के केस में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये बड़ा अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। कहता है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 0.072 डिग्री सेल्सियस जब हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज करते हैं। मतलब विद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज बाय 0.0072 डिग्री सेल्सियस। क्या ये आपको याद करना है? नहीं याद करना बिल्कुल भी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बात प्लीज हमेशा याद रखना है आपने कि आइस के केस में अगर हम अपने प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाकी सब्सटेंस की बात करूंगा तो विद इंक्रीज इन प्रेशर जो मेल्टिंग है आपकी वो आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सिर्फ आइस में ही आपको एक अलग बिहेवियर याद रखना है, बाकी तो बिल्कुल सेम ही है आपके। तो लास्ट अब मेरे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर हम इम्प्योरिटी डालते हैं अपने किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा डिक्रीज होता है। इसमें बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल दी हुई है, वो है कुल्फी वाला का। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लो एक और कंटेनर है जिसमें मैंने अपनी कुल्फी रखी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये कुल्फी जो है वो हमेशा ठंडी रहे, पिघले ना, मेल्ट ना करे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके आसपास फ्रीजिंग मिक्सचर डाला जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। सॉल्ट एज एन इम्प्योरिटी की तरह काम करता है जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है फ्रॉम 0 to -22 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप ये बात समझ सकते हो, जब ये इसका टेम्परेचर 0 से -22 डिग्री सेल्सियस होगा तो पहले तो ये कुल्फी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि पहले वो -22 से 0 आए, उसके बाद जाके वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो इससे क्या होगा कि अंदर की जो कुल्फी है वो हमेशा क्या रहती है, काफी टाइम तक वो ठंडी रहती है, वो पिघलती नहीं है। तो विद एडिंग इम्प्योरिटी हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आपका डिक्रीज करता है। आई होप आपको ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो चेंज इन फेज है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया चेंज इन फेज के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ऊपर आपको दिए गए जितने चैनल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहे तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।